हेलो यूपीएससी एस्पिरेंट आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज के सेशन में। हम लोग 5 मिनट सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है 15 से 20 क्वेश्चंस यहाँ से आने के चांसेस हैं। लगभग 200 टॉपिक हम लोग करेंगे। आज हम लोग का है टॉपिक नंबर 3। ध्यान रखिएगा आज हम लोग बात करने वाले हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड के बारे में, जिसका नाम है आईसीसी इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड और उसी के साथ-साथ ये देखेंगे कि आईसीजे क्या है मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इन दोनों में क्या अंतर है और भारत के लिए इन दोनों में क्या बेनिफिशियल है। क्योंकि यहाँ ये दोनों चीज़ें खबरों में रही हैं तो उम्मीद है कि यूपीएससी यहाँ से क्वेश्चन बना देगी। चलिए बात करते हैं सबसे पहले इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड के बारे में। रोम संधि नामक एक अंतर्राष्ट्रीय संधि के द्वारा आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड को बनाया गया। यह एक पहली दुनिया की पहली अस्थायी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक अदालत है। ध्यान रखिएगा आपराधिक क्रिमिनल कोर्ट है? चलिए, इसमें कुल मिला के 123 मेंबर हैं। इंडिया, चाइना अमेरिका और रशिया इसके मेंबर नहीं है। इस बात को ध्यान रखिएगा इसके मेंबर नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। बात है 17 जुलाई 1998 की रोम में लगभग 120 देश बैठे हैं और उन्होंने कहा कि दुनिया को अधिक न्यायपूर्ण बनाने के रूप में हमें एक कार्यक्रम आगे बढ़ाना चाहिए और उसी के तहत क्या किया गया इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को एक स्थापित किया गया। ध्यान रखिएगा 1 जुलाई 2002 से यह अपना काम करना शुरू किया है। लगभग 60 देशों ने इसका अपना समर्थन दिया कि इसको हम हमें क्या करना चाहिए, लागू करना चाहिए। जैसा कि आप सबको पता है कि 2002 में यह कोर्ट अपना काम करना शुरू की है, तो ध्यान रखिएगा इसके पहले का कोई भी केस ये नहीं लड़ेगी। उसके बाद जितने भी केसेज़ हैं 2002 के बाद वह क्या करेगी उन केसेज़ को ये लेगी। ठीक है? तो चलिए बात कर लेते हैं यह कौन-कौन से केसेज़ को ले सकती है। ध्यान रखिएगा कुल मिला के 4 मुख्य आधार हैं इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो केसेज़ को लेगी। नंबर 1 है क्रिमिनल ऑफ जेनोसाइड इसका मतलब हुआ अगर कोई देश कहीं पे युद्ध के दौरान या कहीं पे नरसंहार होता है, उसका अपराध होगा तो। दूसरा है मानवता के विरुद्ध अपराध, क्रिमिनल अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और अगला है वॉर क्राइम। अगर आप कोई वॉर क्राइम करते हैं, युद्ध का कोई अपराध होता है, उसके तहत यहाँ पे केस चलाया जा सकता है और अगला है क्राइम ऑफ एग्रीगेशन मतलब आक्रामकता। एक तरह से ना जैसे मान लीजिए आप युद्ध में हैं, युद्ध में बहुत ज़्यादा आक्रामक हो रहे हैं, वो स्थिति है जहाँ आप ह्यूमैनिटी नाम की कोई चीज़ नहीं है, इंसान को इंसान नज़रिए से नहीं देखा जा रहा है, पूरी तरह से जेनोसाइड हो रहा है, तो वहाँ पे कोई भी देश क्या कर सकता है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में अपनी अर्ज़ी लगा सकता है। ठीक है? चलिए आगे बात करते हैं कि इनमें कौन-कौन जा सकता है और कुछ और बातें जानेंगे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में। सबसे पहला इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा कि यह एक यूएन का पार्ट नहीं है, ध्यान रखना है आईसीसी मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है वो यूएन का पार्ट नहीं है, इट इज़ नॉट एन यूएन ऑर्गनाइजेशन। लेकिन ध्यान रखिएगा इतनी बड़ी संस्था है, पूरी अंतर्राष्ट्रीय बात है, तो यूनाइटेड नेशन के साथ यह क्या एक एग्रीमेंट से जुड़ा है, एक एग्रीमेंट से जुड़ा है लेकिन उसका कोई पार्ट नहीं है, इतनी बात ध्यान रखना। और जो आईसीसी है मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है, वहाँ पे अगर आपकी उम्र 18 साल है, तभी वहाँ पे केस लड़ा जाता है। 18 साल से नीचे के लोगों के ऊपर कोई भी आपराधिक मुकदमा यहाँ पे नहीं चलाया जा सकता। ठीक है? इतनी बात ध्यान रखेंगे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के बारे में। आगे इनके ऊपर चलाया जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा अगर कोई कोई राज्य है, वहाँ की कोई पार्टी है, अगर उस पार्टी के क्षेत्र में कोई व्यक्ति है जिसके द्वारा जैसे मान लीजिए पुतिन है ना, अभी आईसीसी में ही तो ना पुतिन के खिलाफ जो है गिरफ्तारी वारंट जारी किया था इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने ही। तो अगर कोई राज्य है, राज्य की कोई पार्टी है, उस पार्टी के तहत कोई लोग हैं, तो उनका क्या होता है कि यहाँ पे केसेस चलाया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना जो मैंने बताया यही 4 बेसेस होते हैं जिनके आधार पे आप केस चला सकते हैं। जो रशिया के राष्ट्रपति हैं पुतिन उनको वॉर क्राइम माना गया था। उन्होंने वॉर क्राइम किया है मतलब कि जो यूक्रेनियन बच्चे हैं, वो भी बहुत सारे बच्चे को डिटेन किया गया लगभग 16,000 बच्चों को डिटेन करके रशिया के जेलों में भेज दिया गया। मतलब जो सुधार केंद्र होते हैं, वहाँ भेज दिया गया। इसीलिए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में क्या किया गया है इनके ऊपर गिरफ्तारी का वारंट किया गया है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, पुतिन को क्या गिरफ्तार किया जा सकता है कि नहीं? देखो मैंने क्या बोला रशिया जो है वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का क्या है मेंबर नहीं है। लेकिन मान लेते हैं पुतिन कोई ऐसे देश में जाते हैं जहाँ पे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की मान्यता है और उस देश ने क्या किया है इसको अपनी मान्यता दे रखी है। तो वो देश क्या कर सकता है पुतिन को गिरफ्तार कर सकता है। हाँ, मतलब कर सकता है। लेकिन वही बात कौन टक्कर लेगा रशिया से? इसीलिए ये सब चीज़ें नहीं हो पाएँगी, ध्यान रखना। और यह जो कोर्ट है, ये पूरी तरह से ना जो राज्य हैं, जो देश हैं, उनके कोऑपरेशन पे डिपेंड रखता है। जैसे मान लो इसने अपने कोई इसने क्या किया अपना एक तरह से कोई बात कह दी, है ना? कोई मतलब इसने कह दिया, कोई जुरिडिक्शन इसने दे दिया, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो देश है, वो माने या ना माने, वो पूरी तरह से उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। इसीलिए बहुत कम ताकत है इसके पास। चलिए आगे बात करते हैं। इसकी सीमाएँ क्या हैं? इसकी लिमिटेशंस क्या हैं? तो सबसे पहला ध्यान रखना यह एक न्यायिक संस्था के रूप में है। आईसीसी के पास अपना कोई भी पुलिस बल नहीं है या कोई भी जो एनफोर्समेंट ऑफिसर्स होते हैं वो बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ़ दुनिया भर के जो देश हैं उनके सहयोग पर निर्भर करता है। ध्यान रखना उनके सहयोग पर निर्भर करता है और इसका जो हेडक्वार्टर है वो हेग में है, नीदरलैंड के हेग में है। ठीक है? इतनी बातें ध्यान रखना। चलिए आगे बात करते हैं। जो राज्य हैं कई बार क्या होता है कई कारणों से वो समस्याग्रस्त में रहते हैं और आईसीसी की जो मामले हैं उनमें अपनी तरह से कोई भी कहते हैं कि हमें नहीं करना है, हमें आपकी बात नहीं माननी है, हम ऐसे कदम नहीं उठा सकते हैं। तो कहीं न कहीं जो आईसीसी है वो अपनी वैधता को खो देता है और उसकी कोई इतनी वैल्यू बचती नहीं है। लेकिन ध्यान रखना अगर कोई देश चाहे तो वो बहुत अच्छे से एक्शन ले सकता है आईसीसी के तहत, ठीक है? आईसीसी के तहत। चलिए आगे बात करते हैं। आईसीसी जो है मौत की सज़ा नहीं दे सकता है, ध्यान रखना। मैक्सिमम 30 साल तक की ये सज़ा दे सकता है या फिर आजीवन कारावास की लंबी सज़ा दे सकता है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। 30 साल तक की सज़ा दे सकता है या आजीवन कारावास लेकिन मौत की सज़ा नहीं दे सकता है, ठीक है? इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, अब बात कर लेते हैं आईसीसी और आईसीजे मतलब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में क्या अंतर है, दोनों में क्या अलग है? चलिए बात करते हैं सबसे पहले जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है जिसको हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहते हैं, ये यूनाइटेड नेशन का पार्ट है क्योंकि ये कुल मिला के जो अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र है उसके जो 6 अंग हैं, उन्हीं में से एक अंग है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, ध्यान रखिएगा। लेकिन जो आईसीसी है वो इसका पार्ट नहीं है, ठीक है? ध्यान रखिएगा। चलिए इतनी बातें ध्यान रखिएगा। अब आगे बात कर लेते हैं कुछ हम लोग
इसके बारे में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में, मतलब कि जो किसका पार्ट है भैया, यूनाइटेड नेशन का पार्ट है। ठीक है? इसके बारे में आइए बात कर लेते हैं। एक बात ध्यान रखना कि यह पूरी तरह से ऑर्गन है, किसका ऑर्गन है? नेशनल यूनाइटेड नेशन का। चलिए आगे, ऑब्जेक्टिव क्या है इसका? ऑब्जेक्टिव है जो लीगल डिस्प्यूट्स हैं बिटवीन द स्टेट्स एंड प्रोवाइड एडवाइजरी ओपिनियन टू द लीगल क्वेश्चन रेफर्ड बाय ऑथराइज्ड यूएन ऑर्गन एंड स्पेशलाइज्ड एजेंसीज। ठीक है? ये बात ध्यान रखना। और जो ये कोर्ट है, इसके जो डिसीजंस होते हैं वो बाइंडिंग होते हैं एंड फाइनल होते हैं पार्टी के लिए। लेकिन वही बात, आईसीसी के जितने डिसीजंस हैं वो बाइंडिंग नहीं होते हैं। लेकिन इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के जो भी डिसीजंस हैं भैया वो बाइंडिंग है। ध्यान रखना, इनमें कुल मिला के 15 जजेस बैठते हैं, ठीक है? और वो किसके द्वारा चुने जाते हैं? यूएन जनरल असेंबली के द्वारा चुने जाते हैं और सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा चुने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, जो जज यहाँ पे आते हैं उनका जो टेन्योर होता है वो लगभग 9 वर्ष का होता है, मतलब 9 वर्ष ईयर्स तक वो लोग वहाँ पे रहते हैं और ये जज क्या हो सकते हैं? री-इलेक्ट हो सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, जो भी 15 जजेस हैं वहाँ पे किसी भी देश के 2 जज नहीं हो सकते हैं। मतलब किसी देश के सिर्फ 1 ही जज होगा, किसी देश का 2 जज नहीं हो सकता है। तो इंडियन जजेस कौन-कौन से हैं जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में रहे हैं? तो ये 4 हैं, इनका नाम थोड़ा-सा ध्यान रखना, हो सकता है यूपीएससी पूछ ले। तो पहले हैं सर बेंगाल नरसिंह राव जी, उसके बाद है नरेंद्र सिंह, उसके बाद है रघुनंदन स्वार पाठक और उसके बाद है जस्टिस दलवीर भंडारी। तो इनका नाम ज़रूर ध्यान रखना, ठीक है? और ये सेशन कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। उम्मीद है आपको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के बारे में जो भी मैंने क्लियर किया होगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा। चलिए फिर मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। एन्जॉय कीजिए। बाय।